कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि जमीन के नीचे मौजूद सिंकहोल से कुछ अनजान क्रिएचर्स बाहर निकलकर इंसानों पर हमला कर रहे हैं। इन पर किसी भी तरह के हथियारों का कोई असर नहीं हो रहा है और न ही ये मर रहे हैं, लेकिन ऊंची जगहों पर इन क्रिएचर्स से बचा जा सकता है। यानी 8000 फीट से ऊंची जगहों पर क्रिएचर्स के हमलों का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए सभी लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की सलाह दी जाती है। अब इसके 3 साल बाद कोलोराडो के रॉकी माउंटेन में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हंटर है। वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर कुछ देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हंटर को आहट सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि कोई भयानक क्रिएचर उसके पीछे आ रहा है, जिससे वह घर की तरफ भागने लगता है। अभी हम उस क्रिएचर की एक छोटी सी झलक को देख पाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह हंटर पर हमला करता, हंटर एक सफेद लाइन के अंदर आ जाता है जहां पर वह क्रिएचर उस पर हमला नहीं करता। ये सफेद लाइन ये बताती है कि हंटर 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद हमें 8460 फीट ऊपर बसे लॉस्ट गुल्च रिफ्यूजी एरिया को दिखाया जाता है, जहां की कुल जनसंख्या 193 है। यहाँ हंटर के पिता बिल अपने बेटे की गलती पर उसे समझाते हैं। वो कहते हैं, बेटा तुम्हें 8000 फीट वाली लाइफ लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। हंटर अपने पिता से कहता है, मैं बस ये देखना चाहता था कि कहीं आसपास और इंसान तो नहीं है। लेकिन बिल उसे बताता है कि ऐसा करना तुम्हारे फेफड़ों के लिए खतरनाक हो सकता है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। दरअसल हंटर के फेफड़ों में समस्या है, इसलिए उसे हर रात ऑक्सीजन पर रखा जाता है और बिल अपनी पत्नी की तरह अपने बेटे को भी नहीं खोना चाहता। अब अगले सीन में हमें बिल और कैटी को दिखाया जाता है, जो बिल की पत्नी तारा की बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पर बिल बताता है कि हंटर आज लाइफ लाइन क्रॉस करके अल्फा फायर रोड देखने गया था और ये वही जगह थी जहाँ हंटर ने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था। कैटी उसे समझाती है, देखो हंटर इस पूरे इलाके में अकेला बच्चा है, तुम उसे जितना भी समझाओ वह बाहर जाएगा ही, क्योंकि ये पहाड़ उसके लिए किसी जेल से कम नहीं है। लेकिन बिल उसे कहता है, हम हमले के 3 साल बाद भी जिंदा हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हंटर को भी यही समझना होगा। इसके बाद हमें नीना को दिखाया जाता है, जो अपनी गन से एक शील्ड पर फायर कर रही होती है और उस पर गोली का कोई असर नहीं हो रहा था। दरअसल वह शील्ड उसी क्रिएचर की खाल का टुकड़ा थी, लेकिन यह नीना के हाथ कैसे लगा, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब उसी रात हंटर का ऑक्सीजन फिल्टर खराब हो जाता है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन बिल जल्दी से आकर फिल्टर बदलता है और हंटर की जान को बचा लेता है। ये सब देखकर बिल काफी टेंशन में आ जाता है और वह मैप खोलकर वोल्डर की जगह देखता है और वहां जाने के बारे में सोचता है। खैर, अगले दिन हंटर के जन्मदिन पर बिल उससे कहता है कि तुम्हारे सारे फिल्टर खराब हो रहे हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन हंटर अपने पिता को जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसकी माँ भी उसी तरह गई थी और कभी वापस नहीं आई। लेकिन बिल उससे वादा करता है, बेटा मैं जरूर वापस लौटूंगा। उसी रात बिल नीना के पास जाता है और उसे हंटर के बारे में बताता है, जिसके कारण वह अगले दिन वोल्डर के लिए निकलने वाला है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। नीना उसे समझाती है, कहती है, यह नामुमकिन है, तुम उन क्रिएचर्स का सामना नहीं कर सकते, तुम जल्द ही मारे जाओगे। फिर नीना कहती है, मैं सारे मैप्स और रास्तों को जानती हूँ और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो तुम्हें हमेशा 8000 फीट की ऊंचाई पर रख सके। 8000 फीट से थोड़ा नीचे जाते ही तुम जैसे ही अपनी सांसों से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करोगे, वे तुम्हें तुरंत ढूंढ लेंगे और मार देंगे, क्योंकि वोल्डर तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। जिससे बिल नीना से कहता है, तुम ही एक ऐसी सर्वाइवर हो जो उन क्रिएचर्स से लड़ी थी और जिंदा बची हो। तुम सालों से उन पर रिसर्च कर रही हो, तुम्हें उनसे लड़ने की स्ट्रैटेजी पता है। वोल्डर में तुम्हारी लैब भी है, क्या पता वहां पर इन क्रिएचर्स को मारने का कोई तरीका मिल जाए। यहाँ हमें ये पता चलता है कि नीना एक रिसर्चर है और बिल की पत्नी तारा भी नीना के साथ थी जब उसकी जान गई थी। अब बिल उसे कोलावे माइंस के रास्ते से जाने के लिए कहता है, जो पहाड़ों के बीच से बना है, लेकिन नीना उसे समझाती है कि यह रास्ता एक ट्रैप है और अगर तुम वहां गए तो मारे जाओगे। बिल फिर कहता है, मुझे इन रास्तों के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने वहां काम किया है। लेकिन नीना को उसका प्लान बिल्कुल ठीक नहीं लगता, क्योंकि अगर वह वोल्डर तक पहुंच भी गया तो वह एरिया इस ऊंचाई से 2000 फीट नीचे है, जहां क्रिएचर्स आसानी से उसे अपना शिकार बना लेंगे। नीना के समझाने के बाद भी बिल अपना इरादा नहीं बदलता और वहां से चला जाता है। अब नीना को एक ट्रैकर पर काम करते हुए दिखाया जाता है। अगले दिन बिल का साथ देने के लिए उसकी दोस्त कैटी आ जाती है और बिल के मना करने के बावजूद भी वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कैटी उसे समझाती है, बिल हमें एक न एक दिन इन क्रिएचर्स का सामना तो करना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों नहीं। फिर वे अपना सफर शुरू करते हैं और रास्ते में उन्हें नीना मिलती है। वह कैटी से पूछती है, तुम उनका सामना कैसे करोगी, क्योंकि गोलियों का असर तो उन पर नहीं होता और इसी वजह से शायद हम वहां मरने वाले हैं। इसका मतलब है कि नीना भी बिल के साथ इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गई है। अब वे लोग रोपवे एरिया का इस्तेमाल करके क्रिएचर्स के मोस्ट हंटेड एरिया को पार करने का एक प्लान बनाते हैं। रास्ते में नीना इन्हें अपने ट्रैकर के बारे में बताती है और कहती है कि यह उन क्रिएचर्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पकड़ता है, क्योंकि ये रीपर्स बहुत ही हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जो पृथ्वी पर किसी भी जानवर से सबसे ज्यादा होता है। इस सीन से हमें यह भी पता चलता है कि इन क्रिएचर्स को रीपर्स भी कहा जाता है। अब
ये लोग अल्फा फायर रोड के नीचे पहुंच जाते हैं, यानी उनका सफर 8000 फीट से नीचे शुरू हो जाता है। रास्ते में आगे बढ़ने पर उन्हें घोड़ों का एक झुंड दिखाई देता है, जिससे यह समझ में आता है कि रीपर्स सिर्फ इंसानों को ही अपना शिकार बना रहे थे। जल्द ही यह लोग एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जिसकी ऊंचाई 7610 फीट थी। यहाँ पर बिल बताता है कि ऊंची चोटी 8000 फीट से ऊपर है और इसी के जरिए यह लंबा रास्ता आसानी से तय हो जाएगा। लेकिन तभी नीना का ट्रैकर सिग्नल देता है कि एक रीपर इनकी तरफ तेजी से आ रहा है। अब ये लोग लाइफलाइन की तरफ भागते हैं और कैटी उस रीपर पर कई हमले करती है, जो उसके गुस्से को और बढ़ा देती है। फिर ये लोग रोपवे की मदद से उस लाइन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिएचर रोपवे को नष्ट कर देता है। इसके बावजूद ये लोग उस क्रिएचर से बचते हुए 8000 फीट की लाइफलाइन को पार करने में सफल हो जाते हैं और रीपर उस लाइन के अंदर नहीं जा पाता, बल्कि बाहर ही खड़ा रहता है। इसके बाद ये लोग एक रिजॉर्ट में रात बिताते हैं और नीना अपनी रिसर्च के बारे में बताती है। वह कहती है, सालों की रिसर्च से मुझे यह समझ आ गया है कि ये कोई प्रेडेटर नहीं है, क्योंकि प्रेडेटर खाने के लिए मारते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारा शिकार करते हैं। इन्हें शिकार करने में मजा आता है। ये रीपर्स अचानक से जमीन से बाहर आए और एक महीने में बिना रुके 95% आबादी खत्म कर दी। ये लोगों को मारकर खाते नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो इन्हें चार्ज करता है और पावर देता है। अगली सुबह ये लोग कोलवे माइन तक पहुंच जाते हैं, जिसकी ऊंचाई 8090 फीट है। यहाँ पर बिल बताता है ये माइन लेवल 9 है और हमें सीढ़ियों की मदद से लेवल 8 तक जाना है, जहाँ से हम दूसरी साइड पर निकलेंगे और वहां से वोल्डर 12 माइन पर है, यानी कि 19 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन नीना बिल से पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि यह लाइन 8000 फीट से कम नहीं होगी, क्योंकि माइंस की टनल सीधी नहीं होती और ना ही एक ही हाइट पर होती है। ऐसा हो सकता है कि हम सेफ लाइन से नीचे चले जाएं। बिल जवाब देता है, हाँ, ये माइन 231 यार्ड यानी 211 मीटर नीचे है सेफ लाइन से। लेकिन नीना भी सही सोच रही है, क्योंकि रीपर्स जमीन के नीचे से आते हैं। वे किसी भी अंडरग्राउंड जगह पर हो सकते हैं, वे अंधेरे में देख सकते हैं और वे माइन के अंदर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे। अब इनके पास कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंदर जाने पर उन्हें टनल बंद मिलती है। इस कारण ये लोग लेवल 7 से जाने का फैसला करते हैं, जो सेफ लाइन से 914 मीटर नीचे था। नीना बिल से कहती है कि यह कदम बहुत खतरनाक हो सकता है, जिससे बिल दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और अकेले मिशन पूरा करने की योजना बनाता है। हालांकि बाद में दोनों उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेवल 7 माइन से नीचे जाते वक्त इन्हें एहसास होता है कि वे अब रीपर्स की नजर में आ चुके हैं। जैसे ही ये लोग अपनी लाइट्स बंद करते हैं, उन्हें रीपर्स की आवाजें सुनाई देती हैं। अब वे इनसे बचने के लिए भागते हैं और माइन के एक छोटे से होल में जाकर अपनी जान बचाते हैं। ये लोग अपनी सांसों को रोक लेते हैं, लेकिन रीपर अपनी पूंछ में मौजूद सेंसर से इनकी सांसों को पकड़ने की कोशिश करता है। तब कैटी को दूसरी तरफ से एक लाइट दिखाई देती है और वह फ्लेयर की रोशनी से रीपर को डिस्ट्रैक्ट करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी तरफ एक और रीपर खड़ा होता है, जो कैटी को मारकर उसे अपने साथ खींच ले जाता है। इस घटना के बाद नीना और बिल को थोड़ा सा समय मिलता है और वे माइन से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। कैटी के मरने का दुख तो होता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और रात को एक टूटे हुए घर में रुकते हैं, जहां पर एक अच्छी कंडीशन में कार भी मिलती है। डिनर के वक्त नीना बिल को बताती है कि लैब में पाराक्लस नाम का एक केमिकल है, जो मैग्नीशियम ऑनेक्साइड का एक क्यूबिक वर्जन है। नीना का मानना था कि हम रीपर्स की स्किन को इसीलिए भेद नहीं सकते क्योंकि उनकी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्जड है और उसमें एक डिफेंस मैकेनिज्म है। यदि बुलेट पर पाराक्लस का लेप लगाकर उस पर फायर किया जाए तो 1 मिलियन वोल्ट का रिएक्शन होगा, जिससे रीपर मारे जा सकते हैं। हालांकि बिल को नीना की रिसर्च कुछ खास नहीं लगता। अगले दिन ये लोग उस कार की मदद से वोल्डर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर 5वें फ्लोर पर बिल को ऑक्सीजन फिल्टर मिल जाते हैं। तभी एक रीपर उन पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से वे अपनी जान बचाते हैं। ये लोग यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर में फायर करके रीपर को कुछ समय के लिए धीमा कर देते हैं और मौका मिलते ही वे भागकर सीधे नीना की लैब में पहुंचते हैं, जहां नीना मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड का लेप तैयार करने लगती है। यहाँ बिल को नीना के परिवार की एक पुरानी फोटो मिलती है, जिससे उन्हें नीना की बीती जिंदगी के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। अब नीना बिल को बताती है कि मेरी टीम कोबाल्ट नाम के केमिकल से बैटरी के इलेक्ट्रॉन के फ्लो को 3 गुना तक बढ़ाने पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर रीपर्स का हमला हुआ और मेरा पूरा परिवार उसमें मारा गया। साथ ही यहाँ पर नीना बिल को यह भी बताती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ तारा को कभी भी अपने साथ आने के लिए फोर्स नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से ही मेरे साथ आना चाहती थी। बिल बोलता है कि जो भी हुआ उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं थी। खैर, अब नीना को यहाँ पर एक बार फिर से नाकामयाबी हाथ लगती है, जब वो स्लेब को तैयार करने के बाद उस गोली को रीपर की शील्ड पर मारती है, लेकिन शील्ड अभी भी ठीक होता है। अब नीना बिल को यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अब यहाँ पर रीपर्स को मारने के लिए और भी एक्सपेरिमेंट करने थे, जिसमें या तो वो इन रीपर्स को मारेगी या खुद मर जाएगी। अब बिल अपने बेटे हंटर की वजह से नीना की बात मानकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का टायर फट जाता है और वो पलट जाती है। वहीं इस तरफ एक रीपर भी नीना के करीब आने लगता है। तभी नीना को याद आता है कि अभी तक उसने कोबाल्ट का यूज नहीं किया है, क्योंकि
कोबाल्ट बैटरी के इलेक्ट्रॉन फ्लो को 3 गुना तक बढ़ा सकता है, तो ये जरूर कन्वर्शन में भी काम आ सकता है। इसलिए नीना जल्दी से कोबाल्ट का लेप अपनी बुलेट पर लगाती है और जैसे ही रीपर नीना पर हमला करने के लिए आता है वो उस पर फायर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें बिल को दिखाया जाता है जो उस गाड़ी से उठकर ऊंचाई की तरफ भाग रहा था और छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रीपर ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। यहाँ पर बिल उन पर कई गोली चलाता है और आखिर में हार मानने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक गोली आकर रीपर को लगती है और वो नीचे गिर जाता है और तभी रीपर में एक जोरदार धमाका होता है और वो फट जाता है। और ये गोली नीना ने चलाई थी, यानी कि अब नीना ने इन्हें मारने का तरीका खोज लिया था कोबाल्ट की मदद से। अब यहाँ पर मौजूद जितने भी रीपर्स थे, नीना एक एक करके उन सभी को मारने लगती है और यहाँ पर इन रीपर्स के टुकड़े देखकर नीना और बिल समझ जाते हैं कि ये रीपर्स कोई असली क्रिएचर नहीं थे, बल्कि ये मशीन थे जो कि ना खाते थे, ना सांस लेते थे और ना सोते थे। इनका टारगेट सिर्फ इंसानों को ही खत्म करना था और इसी वजह से वो 8000 फीट से ऊपर नहीं जा पाते थे, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा ही बनाया गया था। लेकिन आखिर इन्हें किसने बनाया, इसके जवाब में वो दोनों आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि अब बचे हुए सभी लोगों को पता लग चुका है कि इन रीपर्स को कैसे मारना है। इसीलिए वो ग्रुप्स में निकल पड़ते हैं इन रीपर्स का शिकार करने के लिए। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आखिर में हम इन क्रिएचर्स को सिर्फ मरता हुआ देखते हैं और इसमें हमें ये नहीं बताया गया कि आखिर ये क्रिएचर्स किसने भेजे हैं, क्योंकि इन रीपर्स की सच्चाई हमें इस कहानी में नहीं बताई गई है।